आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिस्र को फ़िरौनों की सरज़मीन कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर बड़ा से बड़ा काम और गलत से गलत काम को अच्छा समझकर किया जाता था, और मिस्र के फ़िरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियाँ करना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात रखना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मलिका के बारे में जिसे मिस्र की तारीख में गमों की मलिका कहा जाता है, यानी कि सैड क्वीन। इस मलिका का नाम अनक-सनामून हुआ करता था। मलिका अनक-सनामून पहले अपनी बाप की हवस का शिकार बनी, उसके बाद अपने भाई की और फिर अपने नाना की हवस का शिकार बनी। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, तूत अनक फ़िरौन के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। तूत अनक वो फ़िरौन था जिसका आलीशान मकबरा गुज़श्ता साल पहले ही दरियाफ्त हुआ है, लेकिन इसकी बहन अनक-सनामून के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी नहीं जानती थी कि अनक-सनामून कौन है। दरअसल फ़िरौन के मकबरे में बनी चंद तस्वीर इस मलिका की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान ख़ानदान की मलिका थी, जो कि सन 1350 कबले मसीह के दौरान पैदा हुई। उसका बाप जो कि फ़िरौन था, जो कि मजहबी तब्दीलियां करने से काफ़ी मशहूर है। अनक-सनामून से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता था। आखन आतन ने इन तमाम देवताओं की परस्तिश पर पाबंदियां लगवा दी थी और सूरज की परस्तिश करने का हुक्म दे दिया, जिसका नाम आतन देवता था। बाद में इसने अपना नाम तब्दील करके आखन आतन रखा। इसकी मकबूलियत की एक और भी बात है कि ये नहायत ही आज़ादाना सोच और जिनसी ताल्लुकात और गंदी सोच से भी मशहूर था। अनक-सनामून इस फ़िरौन और नफरती की बेटी थी। अनक-सनामून और इसकी 3 बहनें अपने बाप की हवस का निशाना बनती रही, यहाँ तक कि इसकी तीसरी बहन अपने बाप के बच्चे की पैदाइश के दौरान फौत हो गई। अनक आखनतून की मौत के बाद तूत अनक आमन जब फ़िरौन बना तो अनक-सनामून की शादी इससे कर दी गई। जब तूत अनक आमन की शादी हुई तो उसकी उम्र महज 9 बरस की थी और अनक-सनामून उसकी बड़ी बहन थी। एक और चीज़ बता दूं कि तूत अनक आमन भी अनक आतन का बेटा और अनक-सनामून का भाई था। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वाक़या 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें फ़िरौन के ख़ानदान को सूरज का अवतार भी कहा जाता था। और फ़िरौन के खून को खालिस रखने के लिए बहन भाइयों की शादियां आपस में ही की जाती थीं। बाज़ अज़ा ये शादियां बादशाहों की होने वाली ज़हनी और जिस्मानी मजूरी का सबब भी बनती थी। तूत अनक की दरियाफ्त शुदा मम्मी इस बात का सबूत है। अनक आमन, जिसकी पैदाइश भी भाई और बहन के नतीजे में हुई, वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर था और जनाना जिस्म का मालिक था और एक टांग से माजूर भी था। शादी के 10 साल तक इस जोड़े ने हुकूमत की। उन्होंने शहनशाही मज़हब को तब्दील कर दिया और पुराने मज़हब की इबादत को बहाल कर दिया, जो कि इनके बाप ने बंद कर दिया था। दोस्तों, दोनों के घर 2 बेटियां पैदा हुई, मगर वो भी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थीं और ज़्यादा देर तक ना रह सकीं, और इनकी दोनों बेटियों की मम्मियाँ भी मकबरे से दरियाफ्त हो चुकी हैं। अनक-सनामून की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक तूत अनक आमन की मौत वाक़या हो गई। उसके बाद अनक-सनामून अकेले ही तख्तो ताज की वारिस थी, मगर नफरती का बाप यानी अनक-सनामून का नाना, जिसका नाम अय्या था,
وہ سب سے بڑے وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ پھر انکسنامون کے نانا یعنی کہ ایا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ لوگ اس کو نیا فرعون تسلیم کر لیں۔ دوستو، اس دور کا خط محاصرین کے ہاتھ لگا ہے، جو کہ مصر کے ایک ملائی نے ہتھیوں کے حکمران سیپیو لوما کو لکھا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ہتھیوں کے حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی انکسنامون سے کرا دیں، جس کی وجہ سے انکسنامون اپنے نانا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ لہٰذا اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنا بیٹا روانہ کر دیا، جو کہ قسمت سے مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی موت میں انکسنامون کے نانا کا ہاتھ تھا۔ پھر ایا نے زبردستی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا فرعون بن گیا۔ دوستو، انکسنامون اور ایا کی شادی کا ثبوت تو ملا ہے، مگر اس کی موت کا پتہ نہیں کہ کیسے ہوئی۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ انکسنامون شادی کے کچھ عرصے بعد کم عمر میں ہی مر گئی۔ دوستو، انکسنامون کا مقبرہ ابھی تک تلاش نہیں کیا گیا۔ مصر میں ایک ایسی جگہ پر کچھ ممیاں دریافت ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے انکسنامون کی بھی ممی ہو سکتی ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوستو، جب اس کی ممی دریافت ہوگی تب ہی اس کی موت کا پتہ لگے گا کہ وہ واقعی طبی موت مری تھی یا تخت و تاج کے لیے اسے مارا گیا۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے سر میں درد ہوا کرتا تھا اور وہ درد کچھ دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، انکسنامون کے جیسی نہ جانے کتنی شہزادیاں ہوں گی جو اپنے باپ، بھائی، نانا یا دیگر رشتہ داروں کی ہوس کا شکار بنی ہوں گی۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور اس دور میں پیدا کیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔